बाद जेडीयू के सीनियर लीडर और मुंगेर से नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जेडीयू पीएम मोदी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इंडिया अलायंस वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। सरकार बनाने का दावा करने जा रहे हैं अभी कहाँ दावा करेंगे, अभी तो पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। उस बैठक में संसदीय दल के वो पार्लियामेंट्री एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, तभी दावा होगी। उसकी प्रक्रिया इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा भी एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद संजय झा ने कहा कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। आज एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे और हम लोग भी थे उस मीटिंग में। और उस बैठक में जो अगला जो थर्ड टर्म देश की जनता ने दिया है एनडीए को, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। उनका जो एफर्ट रहा, उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया और जल्दी ही बैठक होगी जो हमारे जितने सांसद चुन के आए हैं और उसके बाद हम लोग स्टेक क्लेम करेंगे और सरकार का फॉर्मेशन। और सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें जो अनुभव था उसको लेकर के, और फिर इसका जो भी टाइम है, प्रोसेस है, वो सारा किया जा रहा है। और एनडीए नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी नेता चुन लिए गए। 21 नेताओं ने पीएम मोदी के साथ विक्ट्री साइन लिए, ग्रुप तस्वीर खिंचवाई, फिर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के पीएम पद पर काबिज होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही नेता, मोदी ही एकमात्र भरोसा। एनडीए की ताकत नरेंद्र मोदी से ही है, उन्हीं पर विश्वास है। समूचा विपक्ष एकजुट होकर पीएम के खिलाफ देश भर में मोर्चा खोला, पर सब मिलकर भी मोदी को तीसरी पारी से सत्तासीन होने से नहीं रोक पाए। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास में हुई एनडीए नेताओं की एक तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। 21 नेता और केंद्र में नरेंद्र मोदी, सभी विक्ट्री साइन दिखाते हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद एनडीए नेताओं की एकजुट ये तस्वीर संकेत दे रही है कि चट्टान की तरह सभी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। एनडीए की बैठक के बाद की ये जो तस्वीर सामने आई वो बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले पीएम मोदी हैं, उनके ठीक बगल में खड़े हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी अपने ठीक सामने खड़े जेडीयू सांसद संजय झा से बात कर रहे हैं। संजय झा नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं। संजय झा के बगल में जेडीयू सांसद
ललन सिंह और दूसरी तरफ खड़े हैं एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस बिहार पर ही रहने वाला है। जेडीयू ने अपनी ताकत दिखाते हुए सत्ता में एनडीए को वापसी कराई है। प्रधानमंत्री के साथ खड़े जेडीयू नेताओं के साथ चिराग की गंभीर मुद्रा में तस्वीर भी बता रही है कि 100% स्ट्राइक रेट से जीतने वाले चिराग की अहमियत भी कम नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए मोदी के ही नेता चुनने के मायने। पीएम मोदी के चेहरे पर ही एनडीए को जीत मिली है और लगातार तीसरी बार मोदी सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ऐसा करने वाली नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी और 21 दलों के साथ एनडीए के नेता चुनावी मैदान में थे और पीएम के दम पर ही एनडीए एक बार फिर से सत्ता में पहुंची है। समझने वाली बात यह है कि एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना गया। सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी नेता चुने गए। 21 दलों के नेताओं ने उन पर हस्ताक्षर किए। लगातार तीसरी दफा मोदी पीएम बनेंगे और 8 जून को मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। बढ़ते आगे, 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से लगातार सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। रिजल्ट के दूसरे दिन दिल्ली में नेताओं की धमक देखने को मिली। मंथन का दौर शुरू हुआ। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को ले सकते हैं। बुधवार को तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक पीएम मोदी कार्यभार संभालते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को सियासी हलचल काफी तेज हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी अलायंस के नेता अलग अलग बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश के लिए सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने दिल्ली में आगे की रणनीति पर मंथन किया। बैठकों का दौर शुरू हुआ। मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा, सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी संजय झा का भी बयान आया। संजय झा ने कहा, हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। ये इतने बड़ा मैंडेट बिहार के जनता ने एनडीए को बिहार में दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से आप लोगों की बातचीत कल हुई थी, कितनी सच्चाई है? मैं इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सब स्पेकुलेशन मीडिया में चलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और आज एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के इफ और बट के सवालों पर साफ कह दिया कि वो पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी को नकार दिया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एनडीए की ओर से लगातार संदेश विरोधी दलों को दी जाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र की नई सरकार पूरी एकजुटता के साथ बनाई जाएगी। वैसे तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अब सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और सियासत की तेज चाल के मायने आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में नेताओं की धमक दिखने लगी।
बैठकों और मंथन का दौर शुरू हो गया। आगे की रणनीति पर नेता मंथन कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा भंग करने की पीएम ने सिफारिश की है और राष्ट्रपति से मिलकर पीएम ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और इससे पहले 7 जून को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। 7 जून को ही पीएम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो शुक्रवार के दिन ही प्रधानमंत्री की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। बढ़ते आगे, इस बार के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद विपक्ष बहुत खुश है और जीत कर भी केंद्र सरकार में उतनी खुशी नहीं। सवाल यही कि विपक्ष हार कर भी आखिर खुश क्यों है। लोकसभा चुनाव 2024 पिछले कई सालों में सबसे असामान्य चुनाव रहा। लोगों ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस तरह से जीत दिलाई जो हार जैसी लग रही है, जबकि हारने वाला विपक्ष खुशियां मना रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकती है, वहीं विपक्षी दल उसे रोककर खुश है। कांग्रेस का कमबैक। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने खोई हुई साथ वापस ले ली है। फिर वो चाहे बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया INDIA गठबंधन हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व हो या फिर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान में हो, इन सभी चीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। खूब घूमा SP की साइकिल का पहिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव की साइकिल ने लगा दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने न केवल अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को दूर किया है, बल्कि पूरे राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों को एक साथ जोड़ा है। इसने वास्तव में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती दी है और उन्हें सचेत तो जरूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ और विपक्ष का सामना करने की उनकी क्षमता, जो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी बड़ी और ताकतवर है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति को बचाए रखा। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के 2019 के आंकड़े को घटा दिया है। महाराष्ट्र की लड़ाई में INDIA की जीत। महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक दलों के दोफाड़ होने के बाद जिस तरह से राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ, वो किसी करिश्मे से कम नहीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के त्रिपक्षीय गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना की समीकरणों को उल्टा कर दिया है। इन्हीं कारणों से विपक्ष में जीत का स्वाद नहीं मिलने के बाद भी खुशी देखी जा रही है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि विपक्ष हार कर भी आखिर खुश क्यों है। कांग्रेस का कमबैक, विपक्ष की सीट बढ़ी। बीजेपी को 272 से उन्होंने नीचे ले आया और एनडीए की सीटें 300 के भीतर ही सिमट गई। यूपी में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार है। महाराष्ट्र की लड़ाई में INDIA की जीत हुई। राजस्थान, हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 में मिली सीटों में भी कमी आ गई है और इसी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष भीतर ही भीतर खुश हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की इस संख्या में बढ़ोतरी आने से खुशी देखी जा रही है। वहीं उत्तर भारत में एनडीए की सीटें घट गई। मोदी सहयोगी दलों पर मजबूर होंगे। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी कमजोर देखने को मिली है और खुद के दम पर बहुमत इस बार नहीं मिल पाई। एनडीए के सीटों की संख्या में काफी कमी नजर आई और विपक्ष ने भी दमदार तरीके से वापसी की है। सत्ता पक्ष से करीब 50 सीटों का ही उनका फासला रहा है और इसीलिए विपक्षी गठबंधन भी अपने मजबूत होने को लेकर खुश नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव में एलजेपीआरवी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। चिराग ने माना कि सहयोगी पार्टियों के कैडरों की मेहनत से ये रिजल्ट उनके पक्ष में गया और 100% स्ट्राइक रेट के साथ
बिहार में एकमात्र पार्टी चिराग पासवान की पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने एनडीए की सरकार बनने का दावा पुख्ता कर दिया। सीटों में कमी जरूर आई है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। कई रणनीतियां काम आई तो कई रणनीतियां फीकी पड़ गईं। बिहार में चिराग पासवान को 5 सीटें देने की रणनीति सही साबित हुई और एलजेपी-आरवी ने 100% के स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीटें जीत ली। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने की सोच के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे लिए भावुक क्षण है। इससे पहले जब भी ये सर्टिफिकेट हाजीपुर के नाम के साथ जब भी हाथ में थामा तो उसमें मेरे पिता का नाम रहता था। आज उनकी जगह मेरा नाम है। मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक भावुक पल भी है। अपने जीते हुए उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने जीत में सहयोगी पार्टियों के कैडरों का समर्थन मिलने की बात कही। ये समर्पण है हमारे नेतृत्व के प्रति। अभी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हर एक घटक दल पूर्ण समर्पण के साथ उनके नेतृत्व को स्वीकार करता है। 2019 के चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और सभी 6 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार जीते थे। 2024 में भी स्ट्राइक रेट टस से मस नहीं हुआ। चिराग के आत्मविश्वास ने कर दिखाया। उस दौर को भी याद करना होगा जब चिराग के कहने पर ही स्वर्गीय रामविलास पासवान यूपीए छोड़ एनडीए का हिस्सा बने थे और बेहतर प्रदर्शन किया था। आज इस जीत के साथ चिराग ने रामविलास का असली राजनीतिक वारिस भी साबित कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।